भाजपा का जो मेन गेम है उस 120 सीट को टारगेट करना है कि अगर ये खबर बाहर आती है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दिल्ली शिफ्ट हो सकती हैं तो नुकसान ममता बनर्जी का ही है। ओवैसी करते हैं। मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर पूरी की तरह से संघ और भाजपा का हाथ है। कोलकाता में जो गीता पाठ हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल के बाहर से भी लाए गए, क्योंकि गंगा सागर की भी तैयारी है। ठीक है, तो बिहार और इधर के लोग हैं, उनको कहा कि चलिए भाई गंगा सागर भी करा देंगे आपको, गंगा सागर भी घूम लीजिएगा, गीता पाठ में भी बैठ जाइएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ध्रुवीकरण यानी सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू हो गई है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो नाम है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि आखिर हुमायूं कबीर किसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा और उस पार्टी के साथ AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल करूंगा। बिहार के नतीजों से आप समझ सकते हैं कि बिहार के जो नतीजे आए उसमें AIMIM की क्या भूमिका रही। इसी के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर AIMIM के साथ मिलकर हुमायूं किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे। हमारे दो साथी पत्रकार हैं विकास कुमार और सतीश जी। हुमायूं की जो स्ट्रेटजी है इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है और नुकसान किसका होगा। सबसे पहले हुमायूं कबीर के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपना रखी है। नहीं, मैं तो अभी सोशल मीडिया पे ही पढ़ रहा था उपेंद्र जी कि हुमायूं कबीर कई पार्टियों में गए, कांग्रेस में भी रहे, वाम दलों में भी रहे, भाजपा में भी रहे और 19 के साथ लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़ा भी है, मुर्शिदाबाद। हाँ, जहाँ से अभी आपको पता होगा कि वो सांसद हैं, इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान। और जब वो हार गए तो 2020 में वो टीएमसी में आ गए और 21 का चुनाव लड़के वो विधायक बन गए। आपने सही कहा कि वो ओवैसी से समझौता करने की बात कर रहे हैं। अब मुझे जो जहाँ तक आंकड़े ऐसे कि 294 सीट है पश्चिम बंगाल में, 120 सीट ऐसी है जहाँ मुस्लिम बहुल अधिक है, मतलब वहाँ मुस्लिम ही मतलब ध्रुवीकरण वोटिंग करते हैं तो जीत हार के तय होती है। और भाजपा कभी भी उन 120 सीट पर कभी बढ़त नहीं बना पाई है। भाजपा का जो मेन गेम है उस 120 सीट को टारगेट करना, क्योंकि इनका जो टारगेट है इस बार 200+, क्योंकि मैंने कई ऐसे भाजपा के चाहे विनोद तावड़े बोल रहे हैं कि हम 200+ को लेकर चल रहे हैं, जैसे बिहार में उन्होंने यही कहा था और उन्होंने किया भी। ओवैसी की जो बात कह रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं, ओवैसी भले ही 5 सीट जीत पाए हैं लेकिन महागठबंधन को कम से कम 17 से 18 सीट पर नुकसान पहुंचाया है, खासकर सीमांचल के 4 जिलों में जहां 22 सीटें हैं, जो पश्चिम बंगाल की एकदम सटी सीटें हैं। आप उसमें मुर्शिदाबाद जोड़ लीजिए, पुरुलिया जोड़ लीजिए, जो भी मतलब सीटें हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे और मैंने 2-4 दिन पहले पढ़ने को मिला कि नंदीग्राम सीट से जहाँ से अभी शुभेंदु अधिकारी मतलब विधायक है, वहाँ से हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ ले। तो अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ने का मतलब बनर्जी शायद नंदीग्राम से सांसद भी हैं। हाँ, नंदीग्राम ही सीट मतलब उसी कंस्टिट्यूंसी में आती है, उनका सीट नंदीग्राम नहीं है, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मतलब है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी केंद्र में राजनीति करे और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बना के अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पेश करे। वो ये तो बड़ा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। इसी बात पे हुमायूं कबीर को भी पार्टी से निष्कासित किया गया था। पहली बार जब इनको निष्कासित किया गया 2018-17 में, तो इन्होंने एक बयान दिया था कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, वो काबिल नहीं है। इस बात पे भी बहुत सारे नेता हैं टीएमसी में। उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया। फिर 2021 में जब ये शामिल हुए तो फिर उन्होंने एक बयान दिया कि अभिषेक बनर्जी को आप गृह मंत्रालय सौंप दीजिए और आप जो सोच रही हैं वो आगे के लिए उनको तैयार करिए। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा है कि नंदीग्राम से हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नंदीग्राम से शायद वो सांसद भी डायमंड हार्बर से सांसद भी हैं, और नंदीग्राम से अगर चुनाव लड़ते हैं वो भी किसके खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो विपक्ष के नेता हैं। तो इसमें कितनी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये खबर बाहर आती है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दिल्ली शिफ्ट हो सकती हैं तो नुकसान ममता बनर्जी का ही है, टीएमसी का ही। ठीक है, ये खबर टीएमसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती है कि भाई चुनाव के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल छोड़ सकती हैं, क्योंकि दीदी का अपना एक क्रेज है। कल ही मेरी बात हो रही थी, वहाँ पे आनंद बाजार पत्रिका जो बंगाली अखबार है उसके एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट जो है वो दीदी का है। टीएमसी का तो है ही, लेकिन दीदी का सपोर्ट है, उनका सपोर्ट है, उनको लोग पसंद करते हैं। तो अगर ये खबर फ्लोट हो जाएगी, जो होनी शुरू हो गई है कि भाई चुनाव के बाद ममता बनर्जी यहाँ आ सकते हैं, उनके भतीजे वहाँ मोर्चा संभाल सकते हैं, तो इससे टीएमसी का नुकसान होगा, मुझे ऐसा लगता है।
हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी फिलहाल ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि ये चुनाव पश्चिम बंगाल का जो वो लड़ने जा रही हैं वो उनके लिए सबसे मुश्किल चुनावों में से एक होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल हाई है बिहार के चुनाव के बाद, वो एकदम अपने टॉप लेवल पे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी रिसेंटली आप बात करें तो बिहार में जैसी जीत मिली, हाँ जैसी जीत मिली बिहार में, तो वो उनका हाई है मामला। अब अभी टीएमसी के पास, अब जैसे आप देखा कि हुमायूं कबीर ने जो खेल कर दिया है, ये बाबरी मस्जिद बनाने की या उसके नींव रखने की जो घोषणा कर दी है उपेंद्र जी, इससे भी किसका फायदा होगा? इससे भी नुकसान ममता बनर्जी को दिख रहा है। कल ही मेरी जो बात हो रही थी उसमें ये निकल के आया कि चूंकि पश्चिम बंगाल की जो मुस्लिम आबादी है वो इस बात से बहुत डरी हुई है कि कहीं राज्य में बीजेपी की सरकार न बन जाए, कहीं एनआरसी ना आ जाए, बाकी कानून ना आ जाए, उनकी जिंदगी मुश्किल न हो जाए, इसलिए वो ममता बनर्जी के हुमायूं कबीर के निकालने के बाद भी वो ममता बनर्जी के साथ बने रहेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। वो नहीं छिटकेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को रोक के रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें जो वो खेल कर रहे हैं हुमायूं कबीर, और ये इस मामले को जैसे बीजेपी तूल दे रही है, भले टीएमसी ने हाँ जैसे हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निकाल दिया है आपने बताया, लेकिन बीजेपी हुमायूं कबीर के एक्ट को लेकर के टीएमसी पे ही निशाना साधती है, ममता बनर्जी से ही सवाल जवाब करती है ना। दूसरा, आपने देखा कि कोलकाता में जो सांकेतिक वहां का ग्राउंड है, जहां पे कभी लेफ्ट पार्टियां अपना जन बल दिखाने के लिए रैलियां करती थी और खबरें चलती थी कि ब्रिगेड ग्राउंड लालमय हो गया, पूरा लाल झंडे से पट गया, फिर टीएमसी आई, उन्होंने लाल सलाम। अब उसी ब्रिगेड ग्राउंड में जो कुछ संत समाज के लोग हैं वो गीता का पाठ करते हैं, खबरें वीडियो आती हैं, ड्रोन से वीडियो बना करके डाला जा रहा है कि देखिए कितनी बड़ी भीड़ है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, और जो कल मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कोलकाता में जो गीता पाठ हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल के बाहर से भी लाए गए, क्योंकि गंगा सागर की भी तैयारी है, ठीक है। तो बिहार और इधर के लोग हैं, उनको कहा कि चलिए भाई गंगा सागर भी करा देंगे आपको, गंगा सागर भी घूम लीजिएगा, गीता पाठ में भी बैठ जाइएगा, तो उसमें बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल के लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो इस बात का लगा रहे हैं वो कि भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से वो लोग को लेकर के आए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में अपने दम पर जुटा ले, ये लोगों को नहीं पच रहा है। ये बात विकास जी सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले बाबा बागेश्वर ने गोपालगंज में एक ऐसी ही किया, कभी वहाँ भगवत गीता किए थे, और सेम बाबा ने कल जो बंगाल कोलकाता में किए, जहाँ 1 लाख लोगों ने भगवत गीता का पाठ किया है। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण के ही वो जा रही हैं। और अब आपको भी पता होगा कि बंगाल में जो मुस्लिम वोटर है वो पहले वाम दलों के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, अब टीएमसी के साथ आ गए हैं। और यदि वो हुमायूं कबीर ओवैसी करते हैं, मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर पूरी की तरह से संघ और भाजपा का हाथ है। इन दोनों मिलके यदि जितना भी वोट काटेंगे, कि विधानसभा का चुनाव 500-600 वोट बहुत अहम रहता है, यदि हर कंस्टिट्यूंसी में 500, 600, 700, 800 वोट कटते हैं तो ये ममता के लिए ही घाटे का सौदा होगा, भाजपा के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। यानी ये कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिकता की राजनीति जो सूट करती है, पोलराइजेशन की राजनीति जो बीजेपी को सूट करती है, वही पोलराइजेशन की राजनीति जहाँ हर तरफ आप बिहार में भी देखें चाहे यूपी में देखें, वो पश्चिम बंगाल में एक अप्रत्यक्ष रूप से खेलने की कोशिश है, जैसा आप बता रहे हैं। देखिए जैसे आप लेफ्ट के लोगों से बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के नेता हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई पोलराइजेशन की राजनीति ममता बनर्जी को भी शूट करती है और बीजेपी को भी शूट करती है। ऐसा नहीं है, टीएमसी चाहती है कि मुस्लिम मोबिलाइजेशन उसके पक्ष में हो, मेजॉरिटी मुस्लिम वोट उसके पक्ष में रहे। बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोट जो भी है वो उसके पक्ष में चला, वो पोलराइज हो जाए उसके पक्ष में। तो दोनों पार्टियों को ये सूट करता है। अब जो कल मेरी बात हो रही थी उससे एक बड़ी दिलचस्प बात निकल गई, जो बता रहे थे सतीश जी। वो कह रहे थे, जो जर्नलिस्ट है वो कह रहे थे कि कभी मौका लगे तो विधानसभा चुनाव जो पिछला हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसका डेटा निकाल के देखिए। कई ऐसे विधानसभा की सीट हैं जहां 100, 150, 300, 400 वोटों से टीएमसी जीती पिछली बार। अब ये एसआईआर भी चल रहा है, तो वो ये कह रहे थे कि अगर उस एसआईआर में उस बूथ पर वो 50-100 वोट हटा दिए गए तो फिर बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, अगर हट जाता है तो। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि एसआईआर के खिलाफ एक विपक्षी पार्टी जिसने सबसे सही मोर्चा लिया हुआ है वो टीएमसी है। वो उदाहरण देके बता रहे थे कि भाई फ्रंट पे ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं,
मीडिया में बयान दे रही हैं जब भी उनको मौका लग रहा है, लेकिन ग्राउंड पे उनके कार्यकर्ता बूथ पे दिन दिन भर काउंटर लगा करके बैठे रह रहे हैं। और बीजेपी ये आरोप लगाती है कि उनके कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं दिया जाता है या उनका काउंटर खुलने नहीं दिया जाता है। वो बता रहे थे कि कोलकाता के एक झुग्गी बस्ती में वो गए, सुबह 9 बजे गए, तब भी टीएमसी के स्टॉल पे कार्यकर्ता थे, फॉर्म भरा रहा था, असिस्ट किया जा रहा था, बताया जा रहा था क्या करना है, सब कुछ करना है। दोपहर में गए तब भी वहाँ लोग थे। इवन रात के 9-9 बजे तक टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ पर बैठ के और अपने जो उनको लग रहा है कि ये हमारे वोटर हैं, उनका वोट वो नहीं कटने दे रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। तो अब ये बड़ा दिलचस्प है। दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे कि हुमायूं कबीर, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने मतलब 3 मिनट 13 में सीधा आकर के बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाना और बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। अब देखिए हम क्या कहें इसमें, जो इस देश के और मुस्लिम नेता हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है कि भाई ये आप नफरत फैला के क्या साबित करना चाहते हैं। ये इससे दो नैरेशन, बीजेपी के 2 नैरेशन मजबूत होते हैं। एक नैरेशन बीजेपी का क्या है कि जिस भी इलाके में मुस्लिम वोटर या मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं से आगे बढ़ जाती है, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक तो ये बीजेपी का नैरेशन उससे फिट हो रहा है जो हुमायूं कबीर करने जा रहे हैं, और दूसरा कि भाई हिंदुओं के लिए एकत्रित होने का समय आ गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 2013 में, याद होगा आपको, जब 2012-13 में जब यहाँ यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो बाबा रामदेव ने जो काम बीजेपी के लिए किया था, ठीक है, यही जंतर मंतर पे अनशन करने, धरना करने, बाबा बागेश्वर धाम अब वही काम बीजेपी के लिए हर चुनाव में कर रहे हैं। आप देखिए कहीं भी जहां भी चुनाव होता है वहां वो पदयात्रा निकालते हैं, हिंदू जोड़ो पदयात्रा निकालते हैं, कहीं पे राम कथा करते हैं, कहीं पे गीता कथा करते हैं। तो ये बीजेपी, और बीजेपी ऐसा करती भी है, बीजेपी चुनाव से पहले इतने फ्रंट खोल देती है, इतने फ्रंट पे वो सामने वाली पार्टियों को लड़ाने लगती है कि कई बार पार्टियां उलझ जाती हैं। हाँ, आप सोचिए बिहार में किसी को उम्मीद नहीं थी कि 6 गोली कट्टा का वाला। हाँ, आप सोचिए कि वो कितने मैसेजिंग गया, वो मास मैसेजिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी इन सब चीज़ों में उसकी मास्टरी है। ठीक है, अब देखना ये होगा कि उनके ये सारे हथियार पश्चिम बंगाल में कैसे चलते हैं। जो बात ममता बनर्जी को पिछली बार से इस बार थोड़ी अलग कर रही है कि उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने उस चुनाव में जीत का बहुत पहले दावा कर दिया था कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, वो इस बार ममता बनर्जी के साथ हैं कि नहीं है ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो क्या ममता बनर्जी अपने कैडर और अपने नेताओं के बल पे इस चुनाव में जा रही हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ेगी या लड़ती है, क्या उसका वो मतलब सामना कर पाती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन बंगाल मैं गया था पिछले विधानसभा में कवर करने, मैंने ये देखा है कि एंटी राइट विंग सेंटिमेंट बिहार में अभी बहुत मजबूत था पिछले विधानसभा चुनाव तक। ठीक है, आप लोकसभा में वो देख सकते हैं, बीजेपी की सीटें भी बढ़ गई विधानसभा में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप तुलना करें बिहार से, आप तुलना करें इधर यूपी से, आप तुलना करें मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पे एक बड़ी आबादी आपको मिलती है जो काउंटर करती है इस आइडियोलॉजी की। शायद उसके पीछे आप लेफ्ट का लंबे समय तक शासन में रहना कह सकते हैं, या बंगाली लोगों का प्रबुद्ध होना बहुत पहले से, जब बिहार और उड़ीसा के लोग सांस ही ले रहे थे तभी से बंगाली लोग पढ़ लिख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है सतीश जी कि इन सब मुद्दों, जैसे विकास जी ने कहा कि सांप्रदायिक मुद्दों को, ध्रुवीकरण के मुद्दों को हटा भी दिया जाए, तो बंगाल के लोगों का एक बंगाली प्राइड भी है अपने आप में। ये बीजेपी के लिए बहुत, क्योंकि हम देखते हैं कि आरएसएस के लिए एक सपना की तरह वो रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चाहता है। देखिए 2026 में 12 स्टेट में चुनाव है, ऐसा नहीं है असम को छोड़ दिया जाए, पूर्वोत्तर का चुनाव मतलब जहाँ सरकार केंद्र में होती है लोग वहाँ चले जाते हैं। तो 12 प्रदेश में चुनाव है 2026 में। अब मान कर चलिए कि यूपी चुनाव से पहले बहुत चुनाव है, लेकिन बंगाल चुनाव अमित शाह आप देखेंगे हर मीटिंग में, हर जहाँ भी कार्यकर्ताओं सम्मेलन करते हैं तो उनके दिमाग में वो बैठी हुई है। नहीं, पश्चिम बंगाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हमने देखा है कि आरएसएस के लिए, क्योंकि उसके जनक जो है ना सारे वो पश्चिम बंगाल मुखर्जी आप देख ही रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपको न लगे, ये विकास जी के बात का मैं समर्थन करता हूं कि भाजपा वाले क्या करते हैं कि बिहार चुनाव खत्म हुआ तो वो आराम नहीं करते हैं, सारे उनके कैडर बंगाल पहुंच चुके हैं। आप अभी आपको मैं 10 ऐसे लोगों का नाम बता दूंगा जो छोटे छोटे जो जिले वहां पे हैं जहां भाजपा के 10 भी वोट नहीं है, लेकिन वो गांव में घूम रहे हैं
और आपने देखा बिहार चुनाव में कई कैबिनेट मिनिस्टर झुग्गी में पंपलेट बांट रहे थे। तो ये एक बड़ी बात है जो हम लोग सोचना पड़ेगा कि जहाँ से हम लोग ख़त्म करते तहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूँ, खासकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस को अपने जो विचारधारा में चेंज लानी पड़ेगी, क्योंकि जो चुनाव जितना सब देखिए, दो लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। पश्चिम बंगाल में तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए बहुत जगह बची है ना? पश्चिम बंगाल में जगह बहुत मुश्किल है। एक बात आप कहिएगा उसके बाद मैं एक आंकड़े पढ़ रहा था कि आप देखिए कि आरएसएस कितने करीब तक पहुंच गई है पश्चिम बंगाल में। बता रहे थे लोग कि जितना आरएसएस के ऑफिस, छोटे छोटे जो उनके बूथ लेवल के ऑफिस होते हैं, वो यूपी और बिहार और नॉर्थ की स्टेटों को मिला दे उतने नहीं हैं जितना अकेले पश्चिम बंगाल। बता रहे थे कि 12,000, आप सोचिए 12,000 बूथ लेवल इन्होंने आरएसएस ने बना रखा है पूरे पश्चिम बंगाल में। तो ये आरएसएस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ा ये महत्वाकांक्षी स्टेट है ये। नहीं, आप देखिए ना कि जो पीछे अभी लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की सीटें घटी, उस समय आरएसएस का जो टॉप लीडरशिप है और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप में एक टसल साफ दिखता था आपको बयानों में। अभी आप देखिए, अभी तुरंत के बयान अगर आप देखें, जो संघ के वो हैं प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके बयान देखिए, वो हर बात पे केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान देते हैं। तो बिहार चुनाव में उसका फायदा मिला है, अब पश्चिम बंगाल की तैयारी भी होगी। लेकिन मैं वो बात कहना चाह रहा था जो आप कह रहे थे, जिससे जो बोलते हुए आप सतीश जी के पास गए थे कि बंगाली प्राइड का जो मसला है, ये तो वाकई बहुत गंभीर मसला है। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो मुद्दे उठाती है, कई बार उसके ऊपर वो बैकफायर हो जाता है। जैसे रामनवमी में जुलूस निकालना पश्चिम बंगाल की संस्कृति में कभी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। वहां के जो हिंदू मतदाता है उन्हीं का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है, भाई ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उसके बगल, थोड़ा सा आपको काटे, उसके बगल झारखंड स्टेट है। हाँ। झारखंड में यही रामनवमी का हुआ हाँ। था, जिसके उसके बैकफायर हो गया। बिल्कुल। अब कल जो कांग्रेस के उप नेता है लोकसभा में गौरव गोगोई, जब वो संसद में बोल रहे थे, वंदे मातरम के जो 150 साल पूरे हुए उस पर जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने यही बात कही कि आपने कभी पश्चिम बंगाल को समझने की कोशिश नहीं की। ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में भी कोई बंगला बोलता हुआ मिल जाता है तो आप कहते हैं बांग्लादेशी है। सही बात है ना? जबकि बंगाली लोग जहां भी हो वो बांग्ला बोलते हैं, ये उनके प्राइड का ही हिस्सा है कि वो अपनी भाषा में बात करते हैं। जहां दो बंगाल के लोग मिल जाएंगे, बाकी राज्यों के लोग हो सकता है थोड़ा सा शर्माए, वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, चाहे आप अच्छा मानिए बुरा मानिए। तो ये एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दे और कम से कम एक चेहरा पश्चिम बंगाल में तलाश रही है बहुत मजबूती से, वो मुद्दे जो वो उठाए और उस पर बैकफायर न करे। इसीलिए मुझे लगता है इस बार धीरेन्द्र शास्त्री को आगे किया गया है। आप देखिए ना कि ये गीता पाठ भारतीय जनता पार्टी अगर करवाती तो उस पर आरोप लग सकते थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री करवा रहे हैं, संत समाज के लोग करवा रहे हैं। यही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिनके आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो ये करके बीजेपी अब बैकडोर से धार्मिक मुद्दे उठाना चाह रही है। आपने देखा कि उन्होंने उठाया मुद्दा कि भाई पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसमें नहीं हो पाता है, तो वहीं के लोगों ने बैकफायर कर दिया कि नहीं नहीं भाई अच्छे से होती है, हम तो कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर दुर्गा पूजा में मांस मछली खाने वाला मुद्दा बीजेपी ने उठाया, जो कि नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत होता है, बलि चढ़ती है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली के सीआर पार्क में। आप ही बता रहे थे मुझे दिल्ली के सीआर पार्क का एक मसला, क्या बताइए वो क्या मसला है? दरअसल दिल्ली के सीआर पार्क में मूर्तियां रखी जाती हैं, यहाँ भी दुर्गा पूजा होता है। तो सीआर पार्क में वहाँ का कल्चर है, मछली मांस सब चारों तरफ वो रखते हैं। उसमें बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता आए और लगे उखाड़ने पीटने, और उसमें बहुत बड़ा बवाल मचा। तो हम उस समय मौजूद थे। हाँ। तो संस्कृति नहीं समझ पाते। वही में तो वो भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप लगा होगा इस काम में। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उनको भी पता होगा कि हम ये नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, तो वो इस काम में लगे होंगे कि कैसे एक चेहरा मिले जो पैन पश्चिम बंगाल उनके लिए एक चेहरा बने, और कैसे वो मुद्दे उनको मिले जिनको वो उठाएं और उन पर बैकफायर ना करें। मेरा बस यही कहना था, जैसे सतीश जी ने कहा कि बहुत सारे चुनाव होने वाले हो, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर राज्य का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया हुआ है वहाँ शासन में आने में। और ममता बनर्जी, अगर आपको याद होगा पिछला विधानसभा, सभी किनारे भर लिए हैं पश्चिम बंगाल के, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे ऊपर से आसाम तो हो, वो एक जगह नहीं हो पा रहा। तो उसके हाँ। लिए इस बार पूरी कोशिश होगी। लेकिन मेरी जो बात हुई है पश्चिम बंगाल में, मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल लड़ाई है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल का। बंगाल प्राइड तो ही है। एक नैरेटिव ये भी जाता है कि जहाँ बीजेपी उन राज्यों में नहीं हो पाती है जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग
बहुत ज़्यादा है। जैसे साउथ के लोगों को हम कहते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, वही हाल पश्चिम बंगाल को भी लेके है। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग बहुत प्रगाढ़ है, तो वो अपने बंगाली प्राइड के साथ साथ वो ये भी देखता है कि कौन सी पार्टी, चूँकि आप देखेंगे तो कम्युनल के लिहाज से सबसे सटीक बीजेपी के लिए बैठता पश्चिम बंगाल है, क्योंकि आधी आधी आबादी दोनों तरफ है, हिंदू और मुस्लिम दोनों की, लेकिन वो चाल वहाँ नहीं चल पाता है। नहीं, लेकिन आपको एक बार ध्यान दिया होगा, जो शहरी वर्ग है खासकर बंगाल में, वो वोटिंग करने बहुत कम निकलता है। आप आंकड़े देखेंगे, अभी आप कोलकाता के जो इलाके आसपास के हैं, अब उसके लिए क्या मतलब मायने हैं वो नहीं मुझे पता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके की वोटिंग है वहाँ भी देखेंगे तो दोनों में अंतर हो जाता है। रही बात, यदि मुझे लगता है कि ओवैसी, जैसे बिहार में आपको याद होगा, ओवैसी ने लालू जी से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, आपको याद होगा, उन्होंने बकायदा 2 बार पत्र भी लिखा था लालू जी कि मुझे सिर्फ 6 सीट चाहिए। ओवैसी जी ने नहीं लिखा था, उनकी पार्टी बिहार जो भी हो, यदि ओवैसी जी वो चाहते हैं कि ममता जी मुझे 10-12 सीटें दे दें, इसमें हुमायूं कबीर भी आ जाएं, तो मुझे लगता है कि ममता जी को इस पे बैक नहीं होना चाहिए। सत्ता बचाने के लिए जो भी कहिए, ममता जी को ओवैसी से समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन इसका एक खतरा भी तो है। आप अपने राज्य में जो इसको ऐसे समझिए, पार्टियों के हिसाब से समझिए कि भाई आरजेडी ने क्यों नहीं किया या टीएमसी क्यों नहीं किया। आप उनको अपने राज्य में स्थापित भी तो कर रहे हैं, खुद ही हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि आप आइए। जैसे भाई आरोप लगता है, राज्य की बहुत सारी पार्टियों पे आरोप लगता है कि आपने एक अमुक पार्टी का हाथ पकड़ा, कल को उसी पार्टी ने आपको जो है या तो तोड़ दिया या आपको साइड कर दिया, और वो वहाँ की प्रमुख पार्टी है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति के हिसाब से सोचे तो ये करने से वो बचती है, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये करने से वो बचेंगी कि वो अपने राज्य में खुद ही ओवैसी को मतलब एंट्री दिलवा दें, इस्टेब्लिश कर दें। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि यदि आप, विकास जी मैं बात समर्थन करता हूँ, लेकिन मुस्लिम वोट ना कटे, क्योंकि आप तो जानते हैं, आपने खुद देखा होगा, जब 16 में जब पहली बार सीएम बनी, या जब भी मतलब 21 में सीएम बनी, या फोर्थ बार जाने वाली हैं चुनाव में, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आता है मत ओवैसी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि सीट 2-4 देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और जो ममता बनर्जी के पास जाती है, उनके हक में बात जाती है कि कई राज्यों में बात चल रही है कि महिलाओं को ये देंगे, वो देंगे, पैसा देंगे, कैश ट्रांसफर। ममता बनर्जी की एक योजना चलती है, एक तो लड़कियों के लिए वहाँ योजना चलती है, उसकी वजह से बहुत पॉपुलर है, और एक महिलाओं के लिए उनकी योजना चलती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उस योजना का, जिसमें SC/ST वर्ग की महिलाओं को शायद 2000 रुपया दिया जाता है या 2500 दिया जाता है, और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपया महीना दिया जाता है। ये योजना वो बहुत पहले से चला रही हैं, जब बाकी राज्यों में इस पर चर्चा भी नहीं हुई थी, तब से वो वहाँ पे चल रहा है। तो ये भी, अब मुझे कोई लोग बता रहे थे कि SC वर्ग जो है उसके जो मेल वोटर हैं वो हर चुनाव में बीजेपी को वोट करते हैं, फीमेल वोट करती है ममता बनर्जी को, और SC जो करते हैं बीजेपी को वोट, उसके पीछे वजह ये है कि जैसे बता रहे थे आपकी कई जिलों में मुस्लिम आबादी डोमिनेट करती है, खेती बाड़ी का काम है, बाकी चीज़ों का काम है, तो उसमें SC कम्युनिटी के लोगों की भिड़ंत होती रहती है मुस्लिम आबादी से। भाई साथ में काम करेंगे तो भिड़ंत भी होगी, तो उसको बीजेपी ने पकड़ा है और उसको बताने की कोशिश की है कि भाई तुम दब गए हो और ये तमाम चीज़ें, तो उसकी वजह से वो वोटर उनकी तरफ चला आया। अब ये देखना पड़ेगा कि इस बार ममता बनर्जी क्या वो पैसा बढ़ाती हैं, क्योंकि बिहार ने बहुत बड़ा हाई लेवल सेट कर दिया है, तो अब ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो अनाउंस करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो पैसा मिल रहा है 1500 2000 जो भी, उसको हम बढ़ा के 5000 कर देंगे या 6000 कर देंगे। अब ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा कि वो क्या इस पे घोषणा करती हैं। सरकार उनकी है, जैसा हम कई बार सोचते हैं कि भाई पिछले कुछ दिनों में जो कैश बांटने की बात हुई है, तो जो सरकारें हैं उनको फायदा होता है, तो अब ये पश्चिम बंगाल से इसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। कुल मिला के फ्री बीच के साथ जो पोलराइजेशन की राजनीति पश्चिम बंगाल में एक तरफ बढ़ रही है, और हुमायूं कबीर और AIMIM का गठबंधन होता है, तो किसका लाभ और किसका हानि होगा, इस पे आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और पश्चिम बंगाल में और क्या स्टोरी हो सकती है और आपके क्या सवाल हैं ये भी बताएं, ताकि हमारे 2 पत्रकार साथी अपनी राय भी दें। हम सब लोग मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए लोकमत हिंदी।